हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से महिला उपन्यासकार के प्रश्नों को देखने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में प्रेमचंदोत्तर उपन्यास के आधुनिकता बोध वाले सेक्शन को कंप्लीट किया था। आज से हम महिला उपन्यासकार वाले सेक्शन को शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विषय सूची से हमने क्या कुछ कंप्लीट कर लिया है। अगर हम खंड क की बात करें तो खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, इस सेक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया था। खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास, ये सेक्शन इस सेक्शन से हमने निबंध साहित्य का विकास इसे कंप्लीट कर लिया था। हिंदी आलोचना का विकास, इस सेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम हिंदी उपन्यास का विकास, हमने इस सेक्शन को स्टार्ट किया था। इस सेक्शन से हमने प्रेमचंदोत्तर उपन्यास आधुनिकता बोध के विविध स्तर, इस सेक्शन को पिछली क्लास के वीडियो में हमने इसे समाप्त कर लिया था। ठीक है, आज से हम महिला उपन्यासकार वाले सेक्शन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और इनके उपन्यासों के विषय में जानेंगे। ठीक है, इनकी विषय वस्तु के विषय में भी जानेंगे, साथ ही जो तथ्य हैं या प्रकाशन वर्ष हैं उपन्यासों के, उनको भी जानेंगे। महिला उपन्यासकार में अगर हम देखें तो दिनेश नंदिनी डालमिया, शशि प्रभा शास्त्री, शिवानी कृष्णा सोबती, दीप्ति खंडेलवाल, मनु भंडारी, उषा प्रियमवदा, मालती जोशी, राजी सेठ, कांता भारती, मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, चंद्रकांता, कुसुम कुमार, ममता कालिया, कुसुम अंचल, पद्मा सचदेव, मेहरुनिसा परवेज, चित्रा मुदगल, सूर्यबाला, मृणाल पांडे, कमल कुमार, लता शर्मा, डॉक्टर उषा यादव, रीता शुक्ला, क्षमा शर्मा, नाशिरा शर्मा, निरुपमा सोबती, चित्रा चतुर्वेदी, मीनाक्षी पुरी, कृष्णा अग्निहोत्री, प्रभा खेतान, मैत्री पुष्पा, डॉक्टर नमिता सिंह, डॉक्टर कुसुम खेवानी, डॉक्टर रमा सिंह, शमा कौल, वीना सिन्हा, मधु कांकरिया, मीरा कांत, जया जादवानी, लवलीन, अलका सरावगी, अनामिका रजनीगुप्त, डॉक्टर शरद सिंह, नीरजा माधव, शुभा वर्मा, डॉक्टर सुषम वेदी, सिम्मी हर्षिता, उषा किरण खान, महुआ मांझी, सुजाता, मनीषा कुलश्रेष्ठ, जयश्री राय, जयंती सारा राय, शर्मिला बोहरा जालान, निर्मला भुराड़िया, नीलेश रघुवंशी, डॉक्टर रंजना जायसवाल, राजश्री अल्पना मिश्र, डॉक्टर कामना सिंह, वंदना शुक्ल, जगन सिंह, कविता, इंदिरा दागी, उमा, डॉक्टर स्वाति तिवारी, पुष्पिता अवस्थी, अचला नागर, महिमा मेहता, डॉक्टर माधुरी सक्सेना, योगिता यादव, प्रज्ञा, गीताश्री, प्रतीक्षा, रजनी मोरवा, नीलाक्षी सिंह, भूमिका द्विवेदी, जयंती उपसंहार। ठीक है, तो इन सभी रचनाकारों के विषय में हम आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे और हमारा ये सेक्शन उपन्यासों वाला जल्द ही समाप्त हो जाएगा। फिर हम हिंदी कहानी का विकास इस सेक्शन को प्रारंभ करेंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं महिला उपन्यासकार में दिनेश नंदिनी डालमिया से। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है महिला उपन्यासकार। महिला उपन्यासकार के विषय में पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से रचनाकार इसके अंतर्गत आएंगे। यूँ तो प्रेमचंद युग में ही हिंदी कथा रचना के क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश हो चुका था, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नारी जागरण और स्त्री शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के फलस्वरूप इस क्षेत्र में महिला रचनाकारों की एक सशक्त पीढ़ी का उदय हुआ। इनमें दिनेश नंदिनी डालमिया, जिनका समय है 1922 से 2006, शशि प्रभा शास्त्री, जन्म वर्ष है 1923 से 2000, शिवानी का समय है 1923 से 2003, कृष्णा सोबती का समय है 1925 से 2019, दीप्ति खंडेलवाल, जन्म वर्ष है 1930, मनु भंडारी, इनका समय है 1931 से 2021, उषा प्रियमवदा, इनका समय है जन्म वर्ष है 1931, मालती जोशी, इनका समय है 1934 से 2024, राजी सेठ, इनका समय है 1935, कांता भारती, इनका समय है 1935 से 2001, मंजुल भगत, इनका समय है 1936 से 1998, मृदुला गर्ग का जन्म वर्ष है 1938, चंद्रकांता का 1938, कुसुम कुमार 1939, ममता कालिया 1940, इनका जन्म वर्ष है, कुसुम अंचल का भी 1940 जन्म वर्ष है, पद्मा सचदेवा का समय है 1940 से 2021, मेहरुनिसा परवेज, इनका जन्म वर्ष है 1944, चित्रा मुदगल, जन्म वर्ष है 1944, सूर्यबाला 1944, इनका जन्म वर्ष है, डॉक्टर सुसुम वेदी 1945 से 2020, इनका समय है, मृणाल पांडे 1946, इनका जन्म वर्ष है,
कमल कुमार 1946 इनका जन्म वर्ष है। डॉक्टर उषा यादव 1946 इनका जन्म वर्ष है। लता शर्मा 1947 जन्म वर्ष है। नाशिरा शर्मा 1948 जन्म वर्ष है। निरुपमा सोबती 1900 एक सेकेंड में देख लेती हूँ, यहाँ कुछ गड़बड़ है। निरुपमा सोबती बुक में भी ये मिसप्रिंट है, ठीक है। तो निरुपमा सोबती का ये जो इनका जन्म वर्ष है वो नहीं दिया है। मृत्यु वर्ष अगर हम देखें तो 2009 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो आदि महिला उपन्यासकारों ने समकालीन उपन्यास लेखन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इनके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में जिन अन्य लेखिकाओं ने ध्यान आकृष्ट किया है उनमें है मीनाक्षी पुरी, जन्म वर्ष है 1931, कृष्णा अग्निहोत्री, जन्म वर्ष 1935, शुभा वर्मा, जन्म वर्ष 1936, चित्रा चतुर्वेदी, इनका समय है 1939 से 2009, सिमी हर्षिता का समय है 1940 से 2019, प्रभा खेतान का समय है 1942 से 2008, मैत्री पुष्पक का जन्म वर्ष है 1944, डॉक्टर नमिता सिंह का जन्म वर्ष है 1944, डॉक्टर कुसुम खेवानी का जन्म वर्ष है 1944, उषा किरण खान का समय है 1945 से 2024, डॉक्टर रमा सिंह, रीता शुक्ल का जन्म वर्ष है 1950, क्षमा शर्मा जन्म वर्ष है 1955, डॉक्टर क्षमा कौल जन्म वर्ष है 56, सारा राय जन्म वर्ष है 1956, वीणा सिन्हा जन्म वर्ष है 1957, गीतांजलि श्री जन्म वर्ष है 1957, मधु कांकरिया जन्म वर्ष है 1957, मीराकांत जन्म वर्ष है 1958, उर्मिला शिरीष जन्म वर्ष है 1959, रंजना जायसवाल 1958 जन्म वर्ष है, जया जादवानी 1959 जन्म वर्ष है, लवलीन 1959 से 2009 इनका समय है, उर्मिला सिरीस इनका समय है जन्म वर्ष है इनका 1959, अलका सरावगी का जन्म वर्ष है 1960, अनामिका का जन्म वर्ष है 1961, नीरजा माधव का जन्म वर्ष है 1962, रजनी गुप्त का जन्म वर्ष है 1963, डॉक्टर शरद सिंह का जन्म वर्ष है 1963, अर्चना पेन्युली 1963 इनका जन्म वर्ष है। एक मिनट देख लेती हूँ, अर्चना पेन्युली, ठीक है। महुआ मांझी इनका जन्म वर्ष है 1964, सुजाता का जन्म वर्ष है 1964, जयंती का जन्म वर्ष है 1965, गीताश्री का जन्म वर्ष है 1965, मनीषा कुलश्रेष्ठ का जन्म वर्ष है 1967, जयश्री राय रजनी मोरवाल का समय है जन्म वर्ष है 1968, नीलेश रघुवंशी का जन्म वर्ष है 1969, अल्पना मिश्र का जन्म वर्ष है 1969, डॉक्टर कामना सिंह का जन्म वर्ष है 1970, कविता का जन्म वर्ष है 1973, उमा का जन्म वर्ष है 1975, नीलाक्षी सिंह का जन्म वर्ष है 1978, भूमिका द्विवेदी जन्म वर्ष है 1987, भूमि इंदिरा दांगी जन्म वर्ष है 1980, भूमिका द्विवेदी 1987 जन्म वर्ष है, जगन सिंह निर्मल भुराडिया। ये कुछ रचनाकार हैं जिनके विषय में यहाँ बता दिया गया है कि समकालीन महिला उपन्यासकारों में इन लोगों ने भी ध्यान आकृष्ट किया है अपनी रचनाओं के माध्यम से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दिनेश नंदिनी डालमिया से। इनका जन्म वर्ष है 1922 से 2006। जब हम टेक्स्ट में चलते जाएंगे, मतलब आगे जब हम रचनाकार विशेष के ऊपर केंद्रित होकर चीज़ों को देखेंगे, तो वहाँ पे जो इनका जन्म वर्ष है वो दिया नहीं गया है, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ रचनाकारों में जन्म वर्ष ऐड कर दिया है, जिसमें नहीं होगा आप स्टार्टिंग में जो हमने डिटेल में देखा जन्म वर्ष सबका, आप वहाँ से भी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम पुस्तक के अनुसार चल रहे हैं तो पुस्तक में जन्म वर्ष को साथ साथ मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। प्रारंभ में ही इसे मेंशन कर दिया गया है, बाकी रचनाओं और उसके प्रकाशन वर्ष पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिनेश नंदिनी डालमिया है। इनका समय है 1922 से 2006। इनके कुछ उपन्यास हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मुझे माफ़ करना 1974, मुझे माफ़ करना 1974, आहू की वैसाखियाँ 1978, कंदील का धुआं 1980, फूल का दर्द 1986, आँख मिचौली 1991, यह भी झूठ है 1993, मर्जीवा 1996। अब हम प्रश्न देख लेते हैं। इन उपन्यासों पर आधारित ही होगा। दिनेश नंदिनी डालमिया के उपन्यासों में मुख्य रूप से किसका चित्रण मिलता है? ये जो कुछ भी प्रश्न बन रहा है
उपन्यास यानी इस पुस्तक में इन उपन्यासों की विषय वस्तु के आधार पर जो भी जानकारी दी गई है उन्हीं के आधार पर ये प्रश्न तैयार हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, दिनेश नंदनी डालमिया के उपन्यासों में मुख्य रूप से किसका चित्रण मिलता है? ऑप्शन में है राजनीतिक दांवपेच का, ऑप्शन बी है विषम पारिवारिक परिस्थितियों में पिघलती नारी की व्यथा का, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक युद्धों का, ऑप्शन डी है ग्रामीण विकास का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विषम पारिवारिक स्थितियों में पिघलती नारी व्यथा का इसमें चित्रण है, यानी इनके उपन्यासों में। अगला प्रश्न है, आहू की वैसाखियाँ प्रकाशन वर्ष 1978 और कंदील का धुआं प्रकाशन वर्ष 1980, इसके रचनाकार कौन है? तो अभी हमने जाना, दिनेश नंदनी डालमिया। अगला प्रश्न है, दिनेश नंदनी डालमिया के परवर्ती उपन्यासों में व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष के पीछे क्या अधिक प्रभावी लगता है? सही उत्तर क्या होगा? दर्द का आवेग अधिक प्रभावी लगता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं, यानी इनके विषय में जो कुछ भी जानकारी है वो हम देख लेते हैं। आपके उपन्यासों में यानी दिनेश नंदनी डालमिया के उपन्यासों में विषम पारिवारिक परिस्थितियों में दर्द के ताप से पिघलती एक नारी की व्यथा का चित्र विशेष रूप से उभरकर सामने आया है। इसी पंक्ति को मैंने प्रश्न के माध्यम से आपके सामने रखा था। ठीक है, आपके उपन्यास प्रायः आपके भोगे हुए यथार्थ की छाया स्मृति से प्रतीत होते हैं। आपके परवर्ती उपन्यासों में पीड़ित नारी की व्यवस्था के विरुद्ध उठ खड़े होने और मानवीय संवेदनाओं के पक्ष में संघर्ष करने की प्रवृत्ति भी उभरी है, किंतु लगता है इसके पीछे वैचारिक अनुशासन का संकल्प कम, दर्द का आवेग अधिक है। ठीक है, तो ये इनके विषय में इतनी ही जानकारी पुस्तक में दे रखी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई और जानकारी नहीं है। अगले रचनाकार हैं शशि प्रभा शास्त्री। इनका भी समय अगर हम टेक्स्ट के अनुसार जाएं यानी पुस्तक के अनुरूप जाएं तो वहाँ पे इनका जन्मवर्ष नहीं दिया गया है। जो प्रारंभ में मैंने जन्मवर्ष दिखाया है वहीं पे इसकी चर्चा की गई है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगर कहीं ऐड ना हो तो आप स्टार्टिंग वाले सेक्शन से जाकर उन सभी रचनाकारों के जन्मवर्ष को देख सकते हैं। ठीक है, तो शशि प्रभा शास्त्री का समय है 1923 से 2000। इनके कुछ उपन्यास है, उनको भी हम देख लेते हैं क्या है प्रकाशन वर्ष। अमलतास है 1968 प्रकाशन वर्ष। नावे 1974 प्रकाशन वर्ष। सीढ़ियाँ 1976 प्रकाशन वर्ष। परछाइयों के पीछे 1979 प्रकाशन वर्ष। क्योंकि 1980 प्रकाशन वर्ष। कर्करेखा 1983 प्रकाशन वर्ष। परसों के बाद 1985 प्रकाशन वर्ष। ये छोटे महायुद्ध 1988 प्रकाशन वर्ष। उम्र एक गलियारे की 1989 प्रकाशन वर्ष। सागर पार का संसार 1989 प्रकाशन वर्ष। मीनारे 1992 प्रकाशन वर्ष। खामोश होते सवाल 1993 प्रकाशन वर्ष। हर दिन इतिहास 1995 प्रकाशन वर्ष। तो ये उपन्यास किनके हैं? शशि प्रभा शास्त्री के। प्रश्न है, शशि प्रभा शास्त्री का कौन सा उपन्यास 1968 में प्रकाशित हुआ था? तो अभी हमने देखा 68 में प्रकाशित उपन्यास है अमलतास। प्रश्न है, आर्थिक आत्मनिर्भरता के बावजूद परिवार की मर्यादा का अतिक्रमण ना कर पाना, यह विशेषता किसके उपन्यासों में प्रमुखता से देखती है? उपन्यासकार है दिनेश नंदनी डालमिया। ऑप्शन बी है शशि प्रभा शास्त्री। ऑप्शन सी है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? शशि प्रभा शास्त्री के उपन्यासों में। अगला प्रश्न है, शशि प्रभा शास्त्री के कथा साहित्य की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन में है विद्रोह और पूर्ण अलगाव। ऑप्शन बी है सामाजिक पारिवारिक विघटन के बीच सामंजस्य की तलाश। ऑप्शन सी है केवल पुरुष पात्रों का गुणगान। ऑप्शन डी है महानगरीय जीवन की चकाचौंध। सही उत्तर क्या होगा? सामाजिक पारिवारिक विघटन के बीच सामंजस्य की तलाश शशि प्रभा शास्त्री के कथा साहित्य की मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न है, खामोश होते सवाल प्रकाशन वर्ष 1993 और हर दिन इतिहास प्रकाशन वर्ष 1995 किस विधा की रचनाएं हैं? सही उत्तर क्या होगा? हम कौन सी विधा कर रहे हैं? उपन्यास विधा कर रहे हैं, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। शशि प्रभा शास्त्री के विषय में भी इतनी ही जानकारी दे रखी है पुस्तक में। शशि प्रभा शास्त्री आपकी कृतियों में मुख्यतः जीवन के विविध संदर्भों में नारी की पीड़ा और उसके संघर्ष को ही उभारा गया है। आपने वर्तमान पीढ़ी के भटकाव, पारिवारिक जीवन के विविध पक्ष और उसमें उभरने वाली समस्याएं, नारी के आंतरिक और बाह्य तनाव, आत्मनिर्भर होने के लिए उसके द्वारा किए जाने वाले संघर्ष, आर्थिक आत्मनिर्भरता के बावजूद परिवार की मर्यादा का अतिक्रमण न कर पाने की उसकी विवशता आदि का बड़ा ही सजीव चित्र खींचा है। आपकी विशेषता यह है कि आज के सामाजिक पारिवारिक विघटन के बीच भी आप सामंजस्य के बिंदु की तलाश में विश्वास रखती हैं।
नारी के परंपरागत त्याग, तपस्या, समर्पण और सेवा भाव को महत्व देती हैं। अनेक अवसरों पर आपका कथा संयोजन अविश्वसनीय लगने लगता है और उसकी परिणति स्वाभाविक प्रतीत नहीं होती है, किंतु इसके बावजूद नारी की व्यथा और विवशता के आपके चित्र प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये जो विशेषता है उपन्यास की विशेषता, ये शशि प्रभा शास्त्री के उपन्यासों की विशेषता है। अगले रचनाकार हैं, महिला रचनाकार हैं शिवानी। शिवानी के कुछ उपन्यास हैं जिसका हम प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। सबसे पहले मायापुरी है। मायापुरी का प्रकाशन वर्ष है 1991। 14 फेरे 1961 प्रकाशन वर्ष। कृष्णकली 1962 प्रकाशन वर्ष। भैरवी 1969 प्रकाशन वर्ष। विषकन्या 1970 प्रकाशन वर्ष। करिए छिमा 1971 प्रकाशन वर्ष। शमशान चंपा 1972 प्रकाशन वर्ष। स्वयं सिद्ध रति विलाप 1975। माणिक 1977। रथ्या 1977। किशुनली 1975। कैचा 1975। चल खुसरो घर 1982। सुरगमा 1985। गेंडा 1986 और विवर्त 1984। ठीक है, तो ये उपन्यास किनके हैं? शिवानी के उपन्यास हैं। प्रश्न हम देख लेते हैं। शिवानी के उपन्यासों का तत्व, कौन सा तत्व पठनीय बनता है? ऑप्शन में है आधुनिक जीवन का खुरदुरा यथार्थ। ऑप्शन बी है रहस्य, रोमांच और भावुकता। ऑप्शन सी है ऐतिहासिक घटनाओं का सटीक चित्रण। ऑप्शन डी है दार्शनिक और आध्यात्मिक विमर्श। सही उत्तर क्या होगा? रहस्य, रोमांच और भावुकता इनके उपन्यासों का पठनीय तत्व है। अगला प्रश्न है, लेखिका शिवानी पर किस साहित्यकार का विशेष प्रभाव माना गया है? प्रेमचंद, कृष्णा सोबती, शरत और महादेवी वर्मा। सही उत्तर क्या होगा? शरत यानी चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, शिवानी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या बताई गई है? ऑप्शन है उनके उपन्यासों में मनोरंजन का अभाव है। ऑप्शन बी है वे बहुत कम उपन्यास लिखती हैं। ऑप्शन सी है उनके नारी पात्र बहुत दबे कुचले हैं। ऑप्शन डी वे आधुनिक जीवन के जटिल और चुनौती भरे यथार्थ को महत्व नहीं देती हैं। सही उत्तर क्या होगा? वे आधुनिक जीवन के जटिल और चुनौती भरे यथार्थ को महत्व नहीं देती हैं, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। शिवानी मनोरंजक कथा गढ़ने में सिद्धहस्त है। उनके उपन्यासों में रहस्य, रोमांच, भावुकता, स्वच्छंद कल्पना और मनोरंजन का पुट उन्हें पठनीय बनाता है। शिवानी पर शरद का विशेष प्रभाव है, किंतु उनकी सहजता का अभाव है। शरद के नारी पात्र अपनी पीड़ा में अपराजय हैं। शिवानी के नारी पात्र विद्रोह भी करते हैं और परिस्थितियों से ऊपर उठने की कोशिश भी, किंतु अपने चारित्रिक संगठन में अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं। शिवानी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वे अपने उपन्यासों में आधुनिक जीवन के खुरदुरे, जटिल और चुनौती भरे यथार्थ को महत्व नहीं देती हैं। इसलिए लोकप्रियता के बावजूद प्रथम श्रेणी की लेखिकाओं में उन्हें स्थान नहीं मिल सका है। अगली रचनाकार हैं कृष्णा सोबती। इनके उपन्यासों को देख लेते हैं हम। सूरजमुखी अंधेरे के प्रकाशन वर्ष 1972। जिंदगीनामा प्रकाशन वर्ष 1979। दिलो दानिश प्रकाशन वर्ष 1993। समय सरगम 2000 प्रकाशन वर्ष। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017 और चन्ना 2019। ठीक है, ये कुछ उपन्यास हैं किसके? कृष्णा सोबती के। पहला प्रश्न है, सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास की मुख्य पात्रा रति किस समस्या से ग्रसित हैं? तो आपके लिए यह उपन्यास, चूंकि कृष्णा सोबती के सभी उपन्यास आपके लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से अगर भी हम देखें तो कृष्णा सोबती के काफ़ी उपन्यास जो हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सूरजमुखी अंधेरे की जो पात्र हैं रति, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही यह उपन्यास की जो विषय वस्तु है वो भी महत्वपूर्ण है। तो समस्या किस समस्या से ग्रसित है? प्रश्न का ऑप्शन है गरीबी और भुखमरी। ऑप्शन बी बचपन के बलात्कार से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक विकार। ऑप्शन सी राजनीतिक अस्थिरता। ऑप्शन डी पारिवारिक संपत्ति विवाद। सही उत्तर क्या होगा? बचपन के बलात्कार से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक विकार सूरजमुखी अंधेरे के रति की समस्या है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सूरजमुखी अंधेरे के में नारी जीवन की एक मनोवैज्ञानिक समस्या को भरा गया है। रति बचपन में बलात्कार का शिकार होती है। इसका मनोवैज्ञानिक असर होता है। वह असहिष्णु, क्रूर और फ्रिजिड हो जाती हैं। अंत में वह दिवाकर से संपर्क में आती है और उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसे पूर्ण समर्पण कर देती है। इस प्रकार उसे काम विकृति से मुक्ति मिल जाती है। इस लघु उपन्यास की रचना में कृष्णा सोबती ने परंपरा से
हटकर एक साहसिक कदम उठाया है। अगला प्रश्न है, पंजाब की 18वीं से 19वीं शताब्दी की संस्कृति, रीति रिवाज और लोक जीवन का विस्तृत ब्यौरा किस उपन्यास में मिलता है? ऑप्शन है समय सरगम, जिंदगीनामा, दिलो दानिश, विवर्त। तो यह प्रश्न काफ़ी पूछा भी गया है यूजीसी नेट में भी और असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो सही उत्तर क्या होगा? जिंदगीनामा यूजीसी नेट के सिलेबस में हुई है, तो इस दृष्टि से यह प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न का तथ्य देख लेते हैं। जिंदगीनामा एक बड़ा उपन्यास है। इसमें पंजाब की विगत शती की जिंदगी का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में। अब यहाँ से आपके लिए ये जो कथन है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में, यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो, इतिहास की बात जाननी हो, वहाँ की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियाँ तथा 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो, तो जिंदगीनामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो कथ्य कह सकते हैं, ये जो कथन है ये महत्वपूर्ण है। और किनका है? डॉक्टर देवराज उपाध्याय का। किनके विषय में है? कृष्णा सोबती के उपन्यास जिंदगीनामा के विषय में है, ठीक है। अगला जो इसी में तथ्य जुड़ा है वो है, इस उपन्यास की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें सब कुछ बेतरतीब और अनियंत्रित है। कथा विन्यास में कसावट का नितांत अभाव है। इसकी भाषा में पंजाबीपन इतना अधिक है कि कहीं कहीं हिंदी का सामान्य पाठक विचलित हो जाता है। पूरा उपन्यास हिंदी उपन्यास के वर्तमान ढांचे के लिए चुनौती बनकर उपस्थित हुआ है। अगला प्रश्न है, दिलो दानिश उपन्यास की कहानी मुख्य रूप से किस शहर की पृष्ठभूमि पर आधारित है? ऑप्शन है पंजाब, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता। सही उत्तर क्या होगा? दिल्ली शहर के पृष्ठभूमि पर आधारित कौन सा उपन्यास है? दिलो दानिश। अगला प्रश्न है, समय सरगम उपन्यास के केंद्र में कौन से दो प्रमुख पात्र हैं? ऑप्शन में है रत्ती दिवाकर, ईशान अरण्या, कृपा नारायण और महक मानो। ऑप्शन डी है कुटुंब प्यारी और नसीम बानो। सही उत्तर क्या होगा? ईशान और अरण्या समय सरगम उपन्यास के दो प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है, समय सरगम उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन है स्वतंत्रता आंदोलन, ऑप्शन बी है बचपन का विद्रोह, ऑप्शन सी है दो बुजुर्गों द्वारा अकेलेपन को बांटना और जीवन को स्वीकारना, ऑप्शन डी है वकालत और कानूनी दांवपेच। समय सरगम में दो बुजुर्गों द्वारा अकेलेपन को बांटना और जीवन को स्वीकारना है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। समय सरगम की कथा के केंद्र में ईशान और अनन्या दो सयाने पात्र हैं। दोनों एक ही फ्लैट के दो ब्लॉक में रहते हैं। अरण्या लेखिका हैं, अविवाहित हैं। ईशान विधुर हैं, अवकाश प्राप्त अधिकारी हैं। अरण्या जीवन को भरपूर जीने में विश्वास करती हैं। ईशान आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। दोनों अकेलेपन का जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं। दोनों क्रमशः एक दूसरे के निकट आते हैं और साथ रहते हुए एक दूसरे के अकेलेपन को बांटने लगते हैं। पूरा उपन्यास जीवन को जीने, पहचानने और स्वीकारने की कहानी है। लेखिका के शब्दों को उधार लें तो उदात्त, अनुदात्त और त्वरित इस जीवन की अनेकों अनेक स्वर संज्ञाएं, स्वरावलवियाँ और श्रुतियाँ और हर एक के आलाप में से बहते भक्तिभाव, राग विराग, प्रेम अनुराग, पीड़ा दर्द, स्मृति विस्मृति, तृप्ति तन्मयता, उल्लास दुख सुख, शोक विषाद, आनंद आह्लाद, संचित जीवन का यही राग। तो अगर हम देखें तो ये कथन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेखिका के शब्दों में अगर देखा जाए तो ये जो पूरा कथन है ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये किस उपन्यास के विषय में है? तो समय सरगम उपन्यास के विषय में है, ठीक है। इस राग को बनाए रखना जीवन का धर्म है। इस जीवन को धारण करने वाली धरती को मनुष्य ही बचा सकता है। अपने प्रत्येक उपन्यास में रचना की एक नई भूमि लेकर उपस्थित होने वाली कृष्णा सोबती निश्चय ही आज की हिंदी कथा संसार की अन्यतम विभूति है। अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती के किस उपन्यास को हिंदी उपन्यास के वर्तमान ढांचे के लिए चुनौती कहा गया है? ऑप्शन है चन्ना, ऑप्शन बी है गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, ऑप्शन सी है दिलो दानिश, ऑप्शन डी है जिंदगीनामा। सही उत्तर होगा जिंदगीनामा क्या है? वर्तमान ढांचे के लिए चुनौती। हमने तथ्य में भी देखा था। अगला प्रश्न है, दिलो दानिश के अंत में महक बानो की आंखों में आंसू किसका प्रतीक है? सही उत्तर क्या होगा? भारतीय नारी की व्यथा और छले जाने के सच का प्रतीक है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। दिलो दानिश की कहानी देख लेते हैं या उसकी विषय वस्तु देख लेते हैं। दिलो दानिश की कहानी तो कुल इतनी ही है कि दिल्ली के कायस्थ परिवार के खानदानी रईस, हवेली चारबुर्जी के मालिक, कुटुंब प्यारी के पति
3 बच्चों के बाप वकील कृपा नारायण नसीम बानो कलावंत डेरेवाली का मुकदमा लड़ते लड़ते उसकी बेटी महक बानो के हुस्न पर फिदा होकर उसे अपनी जानम बना लेते हैं। नसीम बानो का रेहन पड़ा फराश खाने का मकान छुड़ाकर महक बानो की रिहाइश का इंतजाम कर देते हैं और उसके खान खर्च का भार भी उठा लेते हैं। समय गुजरने के साथ महक बानो बेटे बदरुद्दीन और बेटी मासूमा को जन्म देती हैं। वकील साहब घर की मालकिन कुटुंब प्यारी के प्रति अपना फ़र्ज़ और दिल की मलिका महक बानो की मोहब्बत की कीमत चुकाते हुए ज़िंदगी को साध कर चलने की कोशिश करते हैं, किंतु ज़िंदगी सध नहीं पाती है। पत्नी कुटुंब प्यारी उन्हें हर तरह से अपना बना कर रखना चाहती है। वकील साहब का महक बानो के यहाँ जाना कम हो जाता है। एक दिन वकील साहब महक बानो को खबर देते हैं कि उनकी विधवा बहन चुन्नू की ससुराल से मासूमा के ब्याह का पैगाम आया है, लेकिन उनकी शर्त यह है कि हम रस्मी तौर पर मासूमा को गोद ले लें ताकि शादी के बाद हमारा घर ही उसका पीहर माना जाए। महक बानो को यह प्रस्ताव खल जाता है। उसे लगता है कि वकील साहब खानदानी जामा पहनाने के लिए बच्चों को उससे छीन ले रहे हैं। दोनों के बीच गहरी दरार पड़ जाती है। जीवन क्षण भर में ही वह उनकी जानम ना रहकर उनके मुवक्किल की बेटी बन जाती है। तनकर खड़ी हो जाती है और तल्ख आवाज़ में कहती है, हमारी माँ के जेवर हमें आज शाम तक मिल जाने चाहिए वकील साहब। वकील कृपा नारायण घर आते हैं, जेवरात की संदूकशी लेते हैं और लौटकर महक बानो की मौजूदगी में दोस्ताना अंदाज में खां साहब को सौंप देते हैं। मासूमा की शादी के दिन जिस महक बानो को शादी में शरीक होने की मुमानियत थी, वही महक बानो ऐन वक्त पर पूरी सज-धज के साथ अपने वकील खां साहब के साथ सलमे सितारे जड़े कई थालपोस, फूलों के जेवर, गोटे के हार, जोड़े गहने लेकर आती है। मासूमा को सौंपती है। माँ की हैसियत से उसे ससुराल में कायदे से निभाने की सीख देती है और वकील साहब से इजाज़त लेकर वापस लौट जाती है। वकील साहब को लगता है कि महक बानो ने जमाने के सामने उन्हें पछाड़ दिया है। वकील साहब के जीवन का अंतिम दृश्य, वे बीमार हैं, पूरा कुनबा उनके पास इकट्ठा है। महक बानो खां साहब के साथ उन्हें देखने आती हैं। वकील साहब गुजरी हुई मुस्कुराहट से उसकी ओर देखते हैं। लौटते समय महक बानो की आंखों में आंसू हैं। इन आंसुओं में ही उपन्यास का सच छुपा है। उपन्यास 19वीं शताब्दी के दिल्ली के रईसों के जीवन का रचनात्मक प्रतिबिंब ही नहीं है, यह भारतीय नारी की व्यथा कथा भी है, जो इतिहास के हर दौर में छली और ठगी गई है, चाहे वह घर की मालकिन रही हो, चाहे दिल की मलिका। अगले रचनाकार हैं दीप्ति खंडेलवाल। इससे पहले हमने कृष्णा शोभती के उपन्यासों को देख लिया। अब हम देखेंगे दीप्ति खंडेलवाल के उपन्यासों की विषय वस्तु को। इनके 4 उपन्यास हैं। प्रिया 1976 प्रकाशन वर्ष, कोहरे 1977 प्रकाशन वर्ष, वह तीसरा 1976 प्रकाशन वर्ष, प्रतिध्वनिया 1978 प्रकाशन वर्ष। पहला प्रश्न है, दीप्ति खंडेलवाल के उपन्यासों प्रिया, कोहरे व तीसरा के केंद्र में मुख्य रूप से क्या है? ऑप्शन में है राजनीतिक भ्रष्टाचार का चित्रण, ऑप्शन बी है ग्रामीण जीवन की समस्याएं, ऑप्शन सी है नारी मन का सूक्ष्म विश्लेषण और स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता, ऑप्शन डी है ऐतिहासिक प्रेम गाथाएं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है नारी मन का सूक्ष्म विश्लेषण और स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता। अगला प्रश्न है, प्रेम धरती पर स्वर्ग उतार सकता है किंतु यथार्थ में अनकहे नरकों की सृष्टि करता है। यह पंक्ति दीप्ति खंडेलवाल के किस उपन्यास के समर्पण में लिखी गई है? सही उत्तर होगा वह तीसरा। अगला प्रश्न है, दीप्ति खंडेलवाल की लेखन की सीमा क्या बताई गई है? ऑप्शन में है उनकी भाषा बहुत कठिन है, ऑप्शन बी है वे सामाजिक जीवन की व्यापक समस्याओं से स्वयं को नहीं जोड़ पाती, ऑप्शन सी है वे बहुत कम उपन्यास लिखती हैं, ऑप्शन डी है उनके पात्र बहुत काल्पनिक होते हैं। सही उत्तर क्या होगा? वे सामाजिक जीवन की व्यापक समस्याओं से स्वयं को नहीं जोड़ पाती हैं। तथ्य है दीप्ति खंडेलवाल के सभी उपन्यासों के केंद्र में नारी मन का सूक्ष्म विश्लेषण ही है। आज के बदले हुए माहौल में स्त्री पुरुष संबंधों में जो जटिलता आई है उसका मनोविश्लेषण करने में दीप्ति खंडेलवाल सिद्धहस्त हैं। आज भी पुरुष का अहम नारी पर एकाधिकार चाहता है। वह स्वयं तो स्वच्छंद आचरण करता है किंतु स्त्री को उपभोग की वस्तु मानकर सहेज कर रखना चाहता है। नारी आज भी असुरक्षित और अभिशप्त है। कभी कभी लगता है कि दीप्ति खंडेलवाल विवाह संस्था पर ही अविश्वास करने लगी है। वह तीसरा के समर्पण में उन्होंने लिखा है, भावना की तरल भाषा में प्रेम धरती पर स्वर्ग उतार सकता है किंतु यथार्थ के ठोस
शब्दों में प्रेम अनकहे नरकों की सृष्टि करता रहता है और नारी और पुरुष तनमन के समर्पण और एवं स्वीकार के रसिक्त क्षणों के बीच 99% फैलते होते हैं। अंतहीन मरुस्थल, भटकती आंखें, अतृप्त होंठ, प्यासे प्राण। अच्छा होता यदि खंडेलवाल जी इस भटकाव से ऊपर उठकर सामाजिक जीवन के व्यापक और जटिल समस्याओं से भी अपने को जोड़ पाती। हालांकि ये जो अंतिम पंक्ति है ये रामचंद्र तिवारी के अपने विचार हैं, लेकिन अगर हम देखें इनकी जो विषय वस्तु रही है वो प्रेम के संदर्भों को लेकर रही है। ठीक है, यानी सामाजिक समस्याओं से इनका कोई सरोकार नहीं है इनके उपन्यासों का। अगले रचनाकार हैं मनु भंडारी। मनु भंडारी से हम प्रश्नों को अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।